हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा वीडियो का, जहां पर हमने बेसिक केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट किया था और हमने पार्ट 1 बनाया था और आप पार्ट 1 देखकर पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे थे और हमने पार्ट 2 वीडियो लेकर भी आज मैं आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग जहां पार्ट 1 को छोड़े हुए थे, पार्ट 1 का टॉपिक जहां पे ख़त्म हुआ था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 से। आपने पार्ट 1 देखा होगा तो वहाँ पे ज़रूर हमने जो लास्ट टॉपिक बताया था वो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ डाउट है। अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। पार्ट 2 में जहाँ पे हमने छोड़ा था, जैसा कि हमने बताया था कि पार्ट 2 में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करने वाले हैं और हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। मैटर के जनरली 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस। हम तीनों में आज आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि तीनों में अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि हीट कूल वाला कंसेप्ट क्या है, क्यों हमें सॉलिड को हीट करना पड़ रहा है तो लिक्विड में आ रहा है, लेकिन वही लिक्विड को जब हमें सॉलिड में लाना पड़ रहा है तो कूल करना क्यों पड़ रहा है। ज़रा इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊँगा। 3 कंटेनर में बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकेंड कंटेनर है और ये मान लें कि आप ये थर्ड कंटेनर है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हुए हैं, है ना। वो छोटे पार्टिकल जो हैं एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अब आपको पता नहीं है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, तो बिल्कुल आप धीरज रखें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि मैटर जनरली छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हुए हैं। मैटर जो है आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये मैटर का ही पार्ट है तो सॉलिड भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा, लिक्विड भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा और गैस भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा, ठीक है। तो आइए, सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड मैटर का एक पार्ट जिसको हम सॉलिड बोल रहे हैं, सॉलिड जिस छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है वो पार्टिकल काफ़ी टच में होते हैं। ये पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी टच में होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टच में होते हैं। मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा गैप होता है। इतने गैप जरूर होते हैं कि पार्टिकल अपने जगह को चेंज कर सकते हैं, अपने पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में एक पार्टिकल जहाँ पड़ गया शुरू से वैसे ही रहेगा, वहाँ पर पार्टिकल को चेंज, अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता। लिक्विड में क्या हो सकता है, लिक्विड में पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनके पास फ्रीडम होता है कि चाहे ये पार्टिकल अब दूर दूर हो तो मतलब कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपने देखा कि सबसे पहले मेन डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे, वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब है दो पार्टिकल, दो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप खुद देखो, दो पार्टिकल के बीच कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, कोई गैप दिख रहा है क्या? नहीं। यानी इसमें सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो होता है। लिक्विड में क्या होगा? देखो, लिक्विड में क्या है, सॉलिड से ज़्यादा गैप है और गैस से कम है, तो यहाँ जीरो नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम, है ना। और इसमें जो है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। इसमें जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो सबसे पहला हमने डिफरेंस चेक किया किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। दूसरा है, हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में देखिए, आपने ये तो जरूर पढ़ा है कि फोर्स और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है। फोर्स और डिस्टेंस में इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, फोर्स कम होते जाएगा। आप खुद से देखो कि दो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। अगर डिस्टेंस कम है, दो मॉलिक्यूल करीब हैं, तो फोर्स ज़्यादा होगा, राइट। फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। यानी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, वेरी मच, ठीक है। ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट होता है, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है। और गैस में अगर बात करें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो काफ़ी वीक होता है।
इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो मॉलिक्यूल के बीच काफ़ी कम होता है। आप खुद देख सकते हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता गैसियस पार्टिकल के बीच तो पार्टिकल दूर दूर नहीं होते, वो करीब होते। बात आ रही समझ में? अब देखिए यहाँ से अब हीट और कूल का कंसेप्ट समझिए। हमने पार्ट 1 में बात किया था कि अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस प्रोसेस को हमने मेल्टिंग बोला था और उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला था। अब जरा खुद सोचो, आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हो तो क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे? जो पार्टिकल करीब हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है ना उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बात को आप समझा करें। मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल एक साथ मिले हुए हैं, तो अगर मिले हुए हैं तो खुद से सोचिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी तगड़ा है। अब हमें दोनों को अलग करना है, दोनों को अलग करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कम करना पड़ेगा। तो भाई कम कैसे होगा? यानी इनके बीच जो अट्रैक्शन है कम कैसे होगा? हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये इस तरह से अटैच थे तो हमने इसको सॉलिड बोल दिया। थोड़ा सा गैप लाना है ताकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा। जैसे ही हीट मिलेगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगा तो ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हीट करने पे सॉलिड के पार्टिकल के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और डिस्टेंस जैसे ही क्रिएट आया तो वो सॉलिड नहीं रहा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप लिक्विड से यहाँ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गैप आपको करना होगा तो और ज़्यादा हीट करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर दो पार्टिकल को दूर करना है तो हीट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो सॉलिड से लिक्विड पहुंचने के लिए हमें हीट करना पड़ा, लिक्विड से गैस में पहुंचने के लिए भी हीट करना पड़ा। यानी यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस काम आएगा, जिसको हमने बोला इस सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग बोला, लिक्विड से अगर गैस में आता है वेपराइजेशन बोला। अब आपको क्या करना है कि गैस से लिक्विड में आना है। गैस से, अब बात को समझा करें, गैस से लिक्विड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पार्टिकल दूर दूर हैं, अब यहाँ पर पहुँचने के लिए पार्टिकल को करीब लाना पड़ेगा। तो भाई पार्टिकल अपने आप तो करीब नहीं आएंगे। यानी पार्टिकल करीब आएंगे तभी करीब आएंगे जब आप क्या करोगे? मान लो अगर टेम्परेचर देते तो क्या होता? पार्टिकल करीब आने की बजाय दूर दूर चले जाते। अगर दूर दूर जा रहे हैं तो आप चाह रहे हो कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, आपके वादे के आपके अनुरूप उल्टा हो रहा है ना। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको कूलिंग करना पड़ेगा। कूलिंग करेंगे तब जाके हम क्या करेंगे? यहाँ गैस से लिक्विड में आ सकते हैं, फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो कहाँ आएंगे? सॉलिड में। ठीक है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि दो पार्टिकल को दूर करना चाहते हो आप तो हीटिंग प्रोसेस काम आएगा। दो दूर दूर पार्टिकल को एक साथ रखना चाहते हो तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम आएगा भाई? वहाँ पर आपका कूलिंग प्रोसेस काम आएगा। क्लियर है बात? इतना समझ में आया? तो हीटिंग और कूलिंग का आई है आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने दो डिफरेंस देखा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तीसरा जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है कि जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और मूव करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब जरा सोचिए, सॉलिड के पार्टिकल जहाँ पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। क्या पार्टिकल के पास कोई जगह है, डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में कि अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह को जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा भाई? उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है बात? समझ में आया? जैसे मान लो हम एक जगह फिक्स हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, अपने हमारे जो हमारा पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स है, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। लेकिन मान लो कि हम एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो भाई हम मूव कब करेंगे? मूव हम तभी कर पाएंगे जब हमारे आसपास जगह खाली होगा। अगर भीड़ ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मूव नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ है, भीड़ यहाँ ज़्यादा है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। भाई अगर पार्टिकल जा ही नहीं सकता है तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। अब अगर एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया। आइए यहाँ पे पार्टिकल इनकी ये जैसा कंडीशन यहाँ पे है वैसा कंडीशन यहाँ नहीं है। पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल अपने जगह को छोड़कर चाहे तो दूसरी जगह भी जा सकते हैं, चाहे तो अपने इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे को। इसका मतलब इसमें कैपेसिटी है कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर एनर्जी रिलीज की है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो नहीं होगा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा।
सॉलिड से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा, गैस से कम होगा। क्योंकि गैस में क्या है, ज़रा देखो आप, गैस में क्या है, पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है। जितना तेज़ी से ये एक दूसरे अपने जगह को चेंज कर पाएंगे उतना तेज़ी से ये नहीं कर पाएंगे। गैस का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, एक गैस के पार्टिकल कहीं और दूसरा कहीं और, इनका मतलब उनमें जो इंट्रोपी है, इनका फ्रीडमनेस है वो ज़्यादा है। किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा सॉलिड से तो ज़्यादा होगा ही, लिक्विड से तो ज़्यादा होगा ही, इस गैस का ज़्यादा होगा। किससे, सॉलिड लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। यानी गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, तो हमने अभी 3 चीज़ देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और फिर काइनेटिक एनर्जी। अब 3 मेन चीज़ आप पहले से जानते हो। देखो, मास की हमने चर्चा शुरू में नहीं किया है। मास की चर्चा इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आते हो कि सॉलिड का मास फिक्स होता है, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं। देखो, जब हम मास की बात करते हैं तो सॉलिड का मास जो है, मास और हम वॉल्यूम की बात करें, मास और वॉल्यूम ये डिफिनिट होता है सॉलिड का, इसमें कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, और लिक्विड का भी डिफिनिट होता है, लिक्विड का भी सॉलिड मास और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। सॉलिड का, अगर हम गैस की बात करें, गैस की बात करें तो इसका सिर्फ मास डिफिनिट होता है, इसका जो है वो मास डिफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इनडिफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। यानी सॉलिड का मास वॉल्यूम डिफिनिट, ठीक है, इसका ही मास वॉल्यूम डिफिनिट, लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट नहीं होता है। गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम वो चेंज होते रहता है। ठीक है, पांचवा डिफरेंस जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं शेप और साइज का। ठीक है, शेप और साइज। देखिए, शेप और साइज की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर जो कि सॉलिड है, आप देखो इसका वजन मास फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर हम इसको कहीं भी रखें, चाहे हथेली पे रखें, जितना एरिया कवर करेगा, हम इसको कहीं भी रखेंगे ना उतना ही एरिया कवर करेगा। इसका मतलब शेप और साइज बिल्कुल इसका फिक्स है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इसका मतलब शेप साइज डिफिनिट हो गया। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं होता है। अगर आप 1 लीटर पानी को, अगर 1 लीटर पानी को कंटेनर में रखोगे तो कंटेनर का शेप का हो जाएगा, है ना। अगर मान लो पतीला में रखोगे, पतीले का शेप का हो जाएगा। इसका मतलब इसका शेप चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका कंटेनर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका जो जिसमें आप रख रहे हैं वो चेंज हो जा रहा है, उस तरह से इसका शेप भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये इसका जो ये है इनडिफिनिट है, शेप साइज क्या है, इनडिफिनिट है। अगर लिक्विड का इनडिफिनिट आ गया तो इसका भी क्या आ जाएगा, इनडिफिनिट आ गया। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या बात किया, अभी तक हमने जो बात किया है वो क्लासिफिकेशन में ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने क्या किया है, बिल्कुल कंपैरिजन किया है। हमने देखा है कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब इससे हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और वहाँ पे बात करना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ध्यान से देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मैटर को याद रखिए, मैटर को हम 2 स्टेट में बांटते हैं, एक होता है फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले मैटर के 2 प्रॉपर्टी होते हैं, एक को हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, हम काफ़ी बेसिक से बात कर रहे हैं और बेसिक से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से समझ में आए। तो जाके जैसे हम लोग अभी लोअर कुछ बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, जैसे आपने लोअर क्लास में भी इसको पढ़ा होगा और आपने पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख सकते हैं इस चीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें और यहाँ केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर जो होता है, जिसके हम बात कर रहे थे, 3 स्टेट होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो 2 तरह का होता है।
ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है, क्लियर। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। देखिए सॉलिड जो होता है वो दो तरह का होता है, सॉलिड जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है प्योर सब्सटेंस। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और फिर कंपाउंड। मिक्सचर जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर दो तरह का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। चलो एलिमेंट जो होता है जनरली एलिमेंट तीन तरह का होता है, ठीक है, थ्री टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड। और कंपाउंड दो तरह का होता है, कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर हम मिक्सचर होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जनरली, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम बात करें ये दो तरह का होता है। एक होता है सस्पेंशन, क्या होता है? सस्पेंशन, ठीक है, और दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखने, कोई क्लासिफिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला देखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड दो तरह का हुआ, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस दो तरह का हुआ, एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट तीन तरह का, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। और कंपाउंड दो तरह का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर दो तरह का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और यहाँ पे हेट्रोजीनियस को हम कहते हैं सस्पेंशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हम सबकी बात करेंगे, इसीलिए हमने बोला कि पहले हम इस सीरीज बनाएंगे, ये बिल्कुल 10 वीडियो का सीरीज होगा जहाँ पर बेसिक से बेसिक बात करने वाले हैं। हालांकि आप जब क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जब 12th में जाओगे तो कहीं ना कहीं हर टॉपिक पे एक चैप्टर बना हुआ है। जैसे आपको सॉलिड स्टेट मिलेगा क्लास 12th में, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट क्लास 11th में मिलेगा, है ना। ठीक उसी तरह मेटल्स, नॉन मेटल्स आपने क्लास 10th में पढ़ा है, और फिर हायर स्टेट में आपने 11th में पढ़ोगे उसी के आगे, है ना। कंपाउंड के बारे में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे आगे। होमोजीनियस जहाँ ट्रू सॉल्यूशन क्लास 12th में है। हेट्रोजीनियस की बात करोगे, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी क्लास 12th में है। तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में काफ़ी जानकारी लेने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम छोटा छोटा सीरीज करने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ी बात हम इसके बारे में जान लें, ताकि हमें किसी बुक में अगर कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाए तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है कि भाई हम जानते ही नहीं है। आप बिल्कुल थोड़ा सा जानकारी जरूर होना चाहिए, ताकि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ या फिर आप उस चीज़ को खुद समझ पाओ कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आई होप आपको समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 आएगा वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करेंगे कि ये है क्या और किस तरह है, इसके बारे में हम कैसे क्या क्या जानेंगे, ताकि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो के सीरीज में पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।